बच्चा मेरे को टेलीग्राम पे भेजा है कि सर यहाँ 10 क्यों लिखा है। क्या हाल चाल, एक बार हाल चाल बता दो। क्या हाल चाल, एक बार हाल चाल बता दो। कल का एक क्वेश्चन था, सबसे पहले तो वो सही कराऊंगा मैं। कल एक क्वेश्चन था जिसमें पावर एब्जॉर्ब पावर दी हुई थी 20 वॉट, ठीक है। करंट आई थी अपनी कितनी, इक्वल टू 20, मतलब करंट थी 2 एम्पियर। और अपन से 10 सेकंड के बाद एनर्जी पूछी थी, तो एनर्जी हमारी आई थी 0 to 10। अरे कल का क्वेश्चन, पीडीटी 0 से 10 सेकंड में 20 वॉट एनर्जी पावर थी, तो जो पावर आनी थी वो 200 जूल आनी थी। ऑल आंसर आर रॉन्ग। पावर का इंटीग्रेशन वाला, हाँ हाँ। क्या बात कर रहे हो, टेलीग्राम अकाउंट नहीं मिल पा रहा बेटा? कौन से सर्किट में जुड़े हो, ये बताओ कौन से सर्किट में जुड़े हो, किस सर्किट में जुड़े हुए हो? जिन सर्किट टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो उन्हीं सर को है ना बस केवल पूछ लो, उसी ग्रुप में डाल दो, लॉरेंस सर का टेलीग्राम भेज दो, कोई भेज ही देगा कोई ना कोई बच्चा, ठीक है। 200 जूल कल के क्वेश्चन का आंसर है, 200 जूल। गलत करा दिया, जबरदस्ती बेइज्जती करा देते हो सब लोगों के आगे हैं। एक बार भी नहीं बोल सकते थे कि सर गलत है, पी लिखना था वहां। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, सबसे हो जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या बात करेंगे, कल हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और आज भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आज भी हम बात करेंगे। यहाँ लिंक नहीं भेज सकते, यहाँ कोई लिंक नहीं भेज सकता, ठीक है। एक काम करना, गूगल पे सर्च करना, अपना गूगल खोलना मोबाइल पे और उस पर लिखना t.me/LAWRENCESIRPW, ठीक है। ये पूरा गूगल पे डालना, गूगल पे डालना, सीधे आपको मेरे टेलीग्राम पे पहुंचा देंगे, वहां से कर लेना ज्वाइन चैनल। कितने लोग ऐसे जो आज ज्वाइन किए क्लास को, कितने लोग हैं ऐसे जो आज ज्वाइन किए हैं? किसकी आज पहली क्लास है, जल्दी बताओ। आज ऐसा कोई जिसकी पहली क्लास है? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो जिसकी भी पहली क्लास है उसको अभी 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 जल्दी से जल्दी क्लास छोड़ देनी है। और प्रीवियस 2 क्लासेस जो हुई हैं, 2 से 3 क्लासेस जो भी हुई हैं, मुझे याद नहीं है कितनी क्लासेस मैंने करा दी है ना, पर प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई हैं वो आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। प्रीवियस जो भी क्लास हुई है पहले वो करके आना है, उसके बाद क्लास को पढ़ना है ना। आप इतने ज्ञानी नहीं है जो तीसरी क्लास से आप सब समझ लें, ठीक है। सब क्या, कुछ भी समझ लें, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट। एक एक करके डेफिनेशन ही समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट, यार एक्टिव एलिमेंट समझने के लिए सबसे पहले ये समझो एक्टिव मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है, हमने बहुत बार सुना है, हमारे लिए कभी किसी ने कहा नहीं इसलिए नहीं सुना, है ना। पर हमारे लोगों ने, हमारे पापा ने बहुत कहा है, मम्मी ने बहुत कहा है, आसपास दीदी वगैरह ने कहा है कि देख वो कितना एक्टिव है, कितना काम करता है, तू है आलसी की तरह डला रहता है ना। तो एक्टिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्टिव, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करे, वो जो बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करे, है ना, उसको बोला जाता है एक्टिव। एक्टिव मतलब दिमाग लगाए अपना, हर चीज में उसका दिमाग चलता हो, एक भैया इंटेलिजेंट हो, हाल इंस्टेंट देख के समझ जाता हो चीजों को, एक्टिव, है ना। जो ऐसे एलिमेंट जिनमें दुनिया बदलने की शक्ति होती है, ऐसे एलिमेंट जो दुनिया को बदल सकते हैं, जो किसी की सोच बदल सकते हैं, किसी का रिस्पॉन्स बदल सकते हैं, अपना एफर्ट देके दुनिया चेंज कर सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? नहीं सर अभी नहीं आई, ठीक है। तो काम करते हैं, कॉलेज चलते हैं तुम्हारे, चलो। ये है कॉलेज, ये है कॉलेज, ये है कॉलेज का क्लासरूम तुम्हारा, ठीक है। इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं, मन नहीं लगेगा वरना तुम्हारा, लो, ठीक है। ठीक है चलो, ये है आपकी क्लासरूम। 10 सेकंड डिले चल रहा है बेटा, जल्दी से पुरानी देख लो, अभी वैसे स्टार्ट किया एक्टिव एलिमेंट की कहानी सुन लेना बस, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे आप लोगों ने, आप लोगों में से, ठीक है, आपने, एक और लड़की ने, 2 लड़कियां, लड़कियां ज्यादा सीरियस होती हैं, ठीक है, लड़के साथ नहीं, ठीक है। तो आपने 3 लोगों ने सोचा कि यार डिप्लोमा और डिग्री तो हर कोई कर रहा है, डिप्लोमा या डिग्री तो हर कोई कर रहा है, तो नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं है, और प्लेसमेंट है भी तो 20,000 रुपए से क्या होगा। सर आपकी तरफ नहीं तो मेरी तरफ बिल्कुल नेट स्लो नहीं है, कैसी बात करते हो, भगवान से डरो, है। फिजिक्स वाला का पूरा स्टेडियम है इंटरनेट के पास, इंटरनेट का। ऐसी बात नहीं करनी होती, नेट जब इशू होता है तो बता दिया जाता है कि नेट इशू है, ठीक है चलो। तो आपने सोचा कि डिग्री और डिप्लोमा तो सब कर रहे हैं, हम अलग से क्या करें, हम अलग से क्या करें। तो आपने सोचा यार काम करते हैं, अगर नौकरी मिल भी गई इससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार रुपए की मिलेगी, क्या होगा उसमें, है? उसमें भी कंपनी इतनी दूर बुलाएगी, कुछ भी कोई सुविधा नहीं देगी। तो आपने सोचा छोड़ो, एक काम करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो कहाँ करें, तो आपने सोचा एक काम करते हैं, लेट्स ज्वाइन फिजिक्स वाला, नॉट फिजिक्स वाला, इंजीनियर्स वाला, इंजीनियर्स वाला, है ना। इंजीनियर्स वाला को ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन होगा यहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, ठीक है। अब जैसे आपने ये सोचा तो आप बन गए एक्टिव एलिमेंट, क्या बन गए, एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट बन गए, और आपने क्या किया, आपने अपने साथ वालों को मोटिवेट किया कि चलो, है ना, पढ़ाई वढ़ाई पे दिमाग लगाओ। आपने सबको मोटिवेट किया कि पढ़ाई वढ़ाई पे दिमाग लगाओ, क्या कब तक बैठोगे ऐसे ही। तो ये काम जिन्होंने लोगों की सोच बदलने का काम किया, जिन्होंने अपने को बदलने का काम किया, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट। तो ये हैं सारे एक्टिव एलिमेंट। अब एक्टिव एलिमेंट
इनकी से सुना, इनको सुना, ठीक है, और इनको लगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं, हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, इन्होंने किसको फॉलो किया? इन लोगों को, है ना, इन्होंने किसको फॉलो किया? इन लोगों को, और इन लोगों को जो फॉलो किया, तो बच्चों ये जो लोग हैं जिन्होंने बाद में पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, इसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जनरली फॉलोवर्स जो फॉलो करते हैं वो होते हैं पैसिव एलिमेंट, और जो फॉलो कराते हैं, जो अपनी सोच से बदलने की हिम्मत रखते हैं, वो होते हैं एक्टिव एलिमेंट। कितने लोगों को एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट का मतलब समझ में आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितने लोगों को पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट का मतलब समझ में आया? जल्दी बताओ, हाँ ना बोलो भाई, एक्टिव पैसिव एलिमेंट समझ में आया? बात बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो मैं डेफिनेशन लिखाऊं। बात समझ में आई तो मैं डेफिनेशन लिखाऊं। तो एक्टिव एलिमेंट, द एलिमेंट whose tendency to supply energy for long duration, ऐसे एलिमेंट सप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखते हैं बहुत समय के लिए, उन सबको बोला जाता है एक्टिव एलिमेंट। जैसे एग्जांपल वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिसमें सप्लाई देने की शक्ति हो बहुत ही ज्यादा समय के लिए, है ना, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, या फिर एक्टिव एलिमेंट सप्लाई देने की शक्ति रखते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी डेफिनेशन ये वाली जो बदलने की शक्ति रखते हैं, तो हम दूसरी डेफिनेशन यही लिख लेते हैं, द एलिमेंट विच the element which has a tendency to supply, the element which has tendency of internal amplification, ऐसे एलिमेंट जिनमें खुद चीजें बदलने की क्षमता हो, एम्पलीफाई करने की, बढ़ा देने की, किसी चीज को बढ़ा देने की, किसी चीज को कम कर देने की क्षमता हो, ऐसे एलिमेंट्स को भी क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करती हैं, सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करती हैं, है ना, ये होते हैं एक्टिव एलिमेंट। और हम बहुत सिंपल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम कोई बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमको केवल इतना पता है कि व्हाट इज मशीन, इवन अ जिप इज वर्किंग एज अ मशीन, है ना, अप डाउन रन, छोटा चांचर सीख रहे हैं अपन लोग वही सीख रहे हैं। शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, एक्टिव एलिमेंट इट डिलीवर्स एनर्जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिव एलिमेंट डिलीवर वाले तो एक्टिव एलिमेंट होंगे ही, डिलीवर वाले तो एक्टिव एलिमेंट होंगे ही, पर बदलने की भी क्षमता जो रखते हैं उनको भी एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। बदलने की सप्लाई को जो बदल दें, रोक दें, अच्छा, है ना, उनको भी एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, उनको भी एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। पैसिव एलिमेंट्स होते हैं द एलिमेंट which does not have tendency for supply energy, ऐसे लिख सकते हो, यानी हमें केवल वही करना है, यस नॉट, हम कोई बड़ी डेफिनेशन लिखते, which does not have tendency of supply energy, सप्लाई करने का काम नहीं करते, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। जैसे एग्जांपल रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनमें सप्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, या ऐसे एलिमेंट भी कह सकता हूं मैं, है ना, ऐसे एलिमेंट भी कह सकता हूं, जिसमें सप्लाई करने की कैपेबिलिटी होती है पर बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। समझाता हूं अभी, एक सेकंड। द एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू सप्लाई एनर्जी बट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। एग्जांपल इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अभी आपको पूरा ज्ञान दूंगा मैं इनका, है ना, अभी पूरा ज्ञान दूंगा इसका। यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें कैपेबिलिटी होती है अगर सप्लाई करने की, पर बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, तो उसको भी पैसिव एलिमेंट कहते हैं, है ना। और ये वाली जो डेफिनेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी ट्रांजिएंट में। ये कहां पे बात होगी? ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट, ये कहां पे बात होगी? ट्रांजिएंट में। सही बात है, क्लियर है? हाँ ना बोलो जल्दी। ये कहां पे बात करेंगे हम लोग? ट्रांजिएंट में। ये कहां पे बात करेंगे? ट्रांजिएंट में, ठीक है, ट्रांजिएंट में बात करेंगे इसकी, कोई दिक्कत? अब इतना बताओ, अगर इस एलिमेंट में सप्लाई देने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो कैसे काम करेंगे पैसिव एलिमेंट? सोर्स की तरह या लोड की तरह? जल्दी बोलो, सोर्स की तरह करेंगे या लोड की तरह करेंगे? जल्दी बताओ। अगर किसी एलिमेंट में सप्लाई देने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो एलिमेंट कैसे काम करेंगे? सोर्स की तरह या लोड की तरह? बताओ, बताओ जल्दी, सब लोग एक बार, मैं जो पूछ रहा हूं मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। जिस एलिमेंट में सप्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं होती वो कैसे काम करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, इतना शानदार प्रदर्शन देखते हुए दिल खुश हो रहा है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर किसी एलिमेंट में वोल्टेज लिखा है या किसी एलिमेंट में करंट लिखी है, तो क्या आप दूसरी चीज बता सकते हो? अगर आपको किसी एलिमेंट में वोल्टेज दिख रहा है तो आप क्या इसकी करंट का डायरेक्शन बता सकते हो? और ये समझना बहुत जरूरी है। आधे बच्चों को डायरेक्शन देखनी नहीं आती करंट की, करंट और वोल्टेज की। बताओ, बताओ किसकी करंट कैसी होगी, किसका वोल्टेज कैसा होगा?
अगर आपको वोल्टेज दिख रहा है तो क्या आप करंट लिख सकते हो, और अगर आपको करंट दिख रहा है तो क्या आप वोल्टेज लिख सकते हो एलिमेंट का? कितने लोग लिख सकते हो, कितने लोग नहीं लिख सकते, ये बता दो बस मुझे। जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा तो नहीं है इसको डाउट है? सर इसका ये करेक्ट, इसका ये करेक्ट, और इसका ये करेक्ट, यानी बीबीए है ना। बीबीए, कितने लोग बीबीए बना पा रहे हैं? अरे बीबीए, बीए नहीं, कितने लोग बना पा रहे हैं बीबीए? तो हमारा को इंजीनियरिंग के साथ में आपने बीबीए भी कर लिया है ना। चलो, कितने लोग समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अगर आपके पास एक इंडक्टर है और आपके पास वोल्टेज ऐसे है तो करंट कैसी होगी? ए नीचे की डायरेक्शन में या बी ऊपर की डायरेक्शन में? बताओ। अरे बीए नहीं, बीबीए, बीबीए, डिग्री का नाम नहीं पता क्या, बीबीए। तो अब ये कितने लोग इसको करंट बता सकते हैं, कितने लोग करंट और वोल्टेज सीधे सीधे लिख सकते हैं एलिमेंट्स में? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म? अब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? करंट लिख लोगे? करंट लिख लोगे? और किसी को दिक्कत है तो अभी बता दो। अब मैं 2 सेकंड का 10 सेकंड का मौन रख रहा हूं। अगर ये बात किसी को, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो। अगर बाद में किसी ने ये पूछा ना कि सर आपने करंट ऐसे कैसे ले ली, मैं सही कह रहा हूं, मैं ना इसमें मार देनी है मैंने, ये पेंसिल खींच के वहीं मारनी है मैंने। 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसी ने बताया, अब नहीं बता रहा मैं। हो गया आज तक का सब डन। अब आज से बाद अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसका डिस्कशन होगा, इससे पहले की कोई बात नहीं होगी, ठीक है? इससे पहले की कोई बात नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट, नो वायलेंस। अच्छा ठीक है, नो वायलेंस, ठीक है डन। हाँ चलो, एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट होते थे हमारे दो तरह के, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, एक डिपेंडेंट सोर्सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज की, डिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। और इसमें भी अभी हम बात करेंगे, अभी हम बाद में बात करेंगे इनके बारे में, है ना। इसमें हम बात करेंगे जनरली आइडियल सोर्सेज की। तो दो तरह के होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज, होते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल की बात नहीं करूंगा अभी मैं, तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ तब करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा सब चीजें, है ना। वोल्टेज सोर्स मतलब वोल्टेज जब भी पोलैरिटी दो लिखी हो, जब कहीं प्लस माइनस लिखते हैं तो इसको बोलते हैं वोल्टेज। दो पोलैरिटी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो इसको बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स मतलब एरो, करंट, जब भी आपको डायरेक्शन दी जाएगी तब आपको क्या चाहिए, करंट होगी वो, इसको बोलते हैं करंट सोर्स, ठीक है। ये तो सर कोई बड़ी चीज नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स बताओ सर, डिपेंडेंट सोर्स कितने लोगों को डिपेंडेंट सोर्स से डर लगता है, जरा बताओ मुझे। डिपेंडेंट सोर्सेस, अब गारंटी नहीं सबका डर खत्म हो जाएगा, पर ये गारंटी है कि कम से कम 60-70% बच्चों का डर तो खत्म हो जाना चाहिए उसके बाद। कितने लोगों को डिपेंडेंट सोर्स से डर लगता है? अब डिपेंडेंट सोर्स समझना क्या होता है, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स समझना क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स समझना। सर मान के चलो एक सर्किट है, ठीक है, चार तरह के डिपेंडेंट सोर्स बताए थे मैंने, चार तरह के, ठीक है। अगर मैं इस पे प्लस माइनस लिखूं, अगर मैं इस पे केवल एक बच्चे को डर लगता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई देख के। चलो, तो जितने लोग रिवीजन कर रहे हैं वो उनसे डिपेंडेंट सोर्स के बारे में अपनी पूछेंगे, है ना। ये क्या है बताओ, ये क्या है, सब लोग बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताओ ये क्या है। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स? बेटा लोड और सोर्स, देखो पहले वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये अलग बात हो गई, ये नाम हो गए उनके, ठीक है, नाम, ठीक है। उनका नेचर दो तरीके का होगा, या तो सोर्स होगा या लोड होगा, या तो सप्लाई होगा या लोड होगा, ठीक है ना, सप्लाई होगा या लोड होगा। लोड और सप्लाई देखने के लिए हमेशा वोल्टेज और करंट दोनों दिखने चाहिए, ऐसे ही मत बोला करो। ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक एलिमेंट है आर, इस पे एक वोल्टेज है वी आर, इसकी एक करंट है आई आर, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू लिखी 4 इंटू वी आर, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये वोल्टेज सोर्स बोल क्या रहा है, बताओ। ये वोल्टेज सोर्स क्या बोल रहा है, हुँ? ये वोल्टेज सोर्स क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा उसका 4 गुना वोल्टेज दूंगा मैं। यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा उसका 4 गुना वोल्टेज दूंगा मैं यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, ये है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे। किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है, और नाम क्या है इसका, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। किससे कंट्रोल है, किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस पे नहीं है, वोल्टेज पे बेटा, किस पे, रेजिस्टेंस के वोल्टेज पे। समझो चीजों को। तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज से कंट्रोल किया जाएगा वीआर से, और वैल्यू नाम क्या है इसका, वोल्टेज सोर्स है। वैल्यू किस में देगा, वोल्ट में देगा, वैल्यू किस में देगा, वोल्ट में, ठीक है। इसका वैल्यू किस में होगा, वोल्ट में। चलो, ये अगर मैं अब आपसे पूछूं, मान के चलो ये एक वोल्टेज सोर्स, और मैंने यहाँ लिख दिया 2 इंटू आई आर। अब ये बताओ ये किस पे डिपेंडेंट है, अब बताओ ये किस पे डिपेंडेंट है, बताओ कौन सा सोर्स है, पहले ये बताओ, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ये बताओ, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, कौन सा सोर्स है ये, बताओ कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स की वोल्टेज सोर्स, कौन सा सोर्स है, सोर्स। बेटा सोर्स देखो पहले, सोर्स कौन सा सोर्स है, सोर्स हमेशा अंदर से देखेंगे, कहां से, अंदर से। कैसे, कहां देखेंगे, अंदर से। ये प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कहां पे लिखते हैं, वोल्टेज सोर्स में, तो इसका नाम है वोल्टेज सोर्स, समझो पहले। ये सोर्स कौन सा है, वोल्टेज सोर्स है। डिपेंडेंसी बाद में समझेंगे, पहले सोर्स का नाम समझो। वोल्टेज सोर्स किस पे डिपेंडेंट है सर, करंट पे, रेजिस्टेंस की करंट पे। इसका मतलब इसका नाम होगा करंट कंट्रोल, करंट से कंट्रोल हो रहा है और नाम है इसका वोल्टेज सोर्स। करंट से कंट्रोल हो रहा है, इसका नाम है वोल्टेज सोर्स। करंट से कंट्रोल हो रहा है, इसका नाम है वोल्टेज सोर्स। चलो अब बताओ आगे।
देख लो सर्कल में गोली बना रहा हूं, तो आप सर्कल देख के नहीं बात करोगे, आप किसको देख के बात करोगे? एलिमेंट की वैल्यू देख के। अब इसको क्या बोलोगे? अब इसको क्या बोलोगे? अब इसको क्या बोलोगे बताओ? इसका नाम क्या रखोगे बोलो? कौन सा सोर्स है? कौन सा सोर्स है? कौन सा सोर्स है ये बताओ? एरो, करंट सोर्स। एरो क्या बताता है? करंट सोर्स। किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? करंट सोर्स किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे। इसको बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। और अगर अब मैंने इसको लिखा ऐसे, अब मैंने इसको लिखा ऐसे, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ये कम ऑन, इसका नाम क्या रखोगे? क्या नाम रखोगे? नाम रखोगे उसका? खुद ही रखो, मैं नहीं बता रहा, खुद ही रखो। क्या नाम रखोगे? कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स। कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स। किस पे डिपेंडेंट है? करंट पे, तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब नाम समझ में आ रहे हैं? नाम समझ में आ रहे हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के? नाम समझ में आ रहे हैं सोर्सेज के? कितने लोगों को नाम समझ में आ गए सोर्सेज के? कितने लोगों को ये नाम समझ में आए सोर्सेज के? बताओ कितने लोगों को नाम समझ में आए सोर्सेज के? ये क्या बात है सर, बड़ा सिंपल है ये तो। हाँ, करंट सोर्स डिपेंडेंट डिपेंड वोल्टेज सोर्स, ये नहीं होता। क्या लिख रहे हो? लिखना सीखो, लिखना सीखो। करंट सोर्स है डिपेंडेंट वोल्टेज, केवल वोल्टेज है ना, ये करंट, तो इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्या कहते हो? सीख गए? सीख गए क्या? चलो अब डिजाइन बनाऊंगा अगर मैं ऐसे करके। अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, अब मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ इसके नाम क्या होंगे? बताओ इन दोनों के नाम, इन दोनों के नाम बताओ। करंट सोर्स डिपेंड नहीं होता, करंट डिपेंडेंट होता है बेटा, करंट डिपेंडेंट। करंट सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा, करंट पे डिपेंडेंट होगा। नाम बताओ इन दोनों के, नाम बताओ। पहला है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दूसरा है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तीसरा है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। चौथा है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब नाम बताओ इन दोनों के लास्ट, चलो दोनों के नाम कितने लोग बता सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, चलो दोनों के। गलत। क्या कर रहे हो बेटा पवन? क्या कर रहे हो? अभी तक नहीं सीखे? पहले सोर्स देखो, अंदर देखा करो, पहले अंदर, बाहर मत देखा करो, पहले अंदर देखा करो, अंदर कौन सा सोर्स है? पहले अंदर देखो, अंदर पहला टास्क है ये, देखो ये प्लस माइनस है, ये सोर्स का नाम बताएगा। पता नहीं कहां दिमाग रखते हो, ये अंदर का नाम बताएगा, ये एरो। पहला प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स। क्या है इसका नाम? वोल्टेज सोर्स है ये। कौन सा सोर्स है? वोल्टेज सोर्स। ये कौन सा है? ये है करंट सोर्स। करंट सोर्स कैसे पता? सर एरो है, एरो है, एरो है। वही तो खुद में ही कंफ्यूज होते रहते हो। पता नहीं, आज मैं बताऊं जानते हो कंफ्यूज होने का रीजन क्या है? यकीन सच सच्ची बताना, देखो जितने लोग कंफ्यूज हैं, सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। दिमाग में कितनी बातें और चल रही हैं? हम्म? सच्ची, झूठ कोई नहीं बोलेगा। अगर सच बताओ सिलेक्शन होगा। ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं और पूरा फोकस से पढ़ रहे हैं? हम्म? पूरा फोकस होके कि क्या बताना है, क्या पूछा जा रहा है। जो आप पढ़ा रहे हो वो तो क्लियर हो रहा है, लेकिन आंसर देते टाइम कंफ्यूजन हो जाता हूं। हाँ तो क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? गलतियां देखो ना अपनी, क्या गलती हो रही है बेटा? अगर इसको देखोगे, वोल्टेज सोर्स है, किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज पे। वोल्टेज पे मतलब इसको क्या कहेंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल्ड। डिपेंडेंट भी लिख सकते हो, कुछ कुछ जगह डिपेंडेंट लिखते हैं इसको। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? सब वोल्टेज पे, तो यहाँ पे भी वोल्टेज डिपेंडेंट या वोल्टेज कंट्रोल एक ही बात है। वैसे कुछ पेपरों में डिपेंडेंट भी दिखेगा, कुछ पेपरों में डिपेंडेंट भी दिखेगा। उसको समझ नहीं आया सर? किसको समझ नहीं आया? नहीं आया? समझ आया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आए। और बेचारा समझ समझ के कभी कभार ज्यादा समझ लेते हैं तो भी तो दिक्कत हो जाती है। सीख गए डिपेंडेंट सोर्स? डिपेंडेंट सोर्स सीख गए क्या? चलो अब पैसिव एलिमेंट पे आते हैं। डिपेंडेंट सोर्स की बाद में बात करेंगे, फिर से आएगा डिपेंडेंट सोर्स। पैसिव एलिमेंट की बात करते हैं। जिनको डिपेंडेंट सोर्स पढ़ना नहीं आ रहे हैं, वो, जिस किसी को भी डिपेंडेंट सोर्स पढ़ना नहीं आ रहे हैं, है ना, वो बेटा सबसे पहले ना एक बार और देखना इस क्लास को और पढ़ना सीखना कि भैया इसको कैसे पढ़ाया सर ने, कैसे पढ़ाया है ये। ठीक है, सबसे पहला है रेसिस्टर। क्या होता है रेसिस्टर? बताओ रेसिस्टर क्या होता है, जल्दी बोलो। क्या होता है? रेसिस्टर इज अ, रेसिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट whose ability to oppose इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टर एक पैसिव एलिमेंट है जिसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की, है ना। पैसिव एलिमेंट जिसकी एबिलिटी है अपोज करने की। अब ये रेसिस्टर की एबिलिटी नहीं होती, ये एक मटेरियल होता है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एक मटेरियल है जिसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक मटेरियल है ना, दिख रहा है सर्कुलर मटेरियल, सर्कुलर करंट को अपोज करता है, बहुत बढ़िया। हम्म। अब ये मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है रो। रो क्या है? रो इधर रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी इट इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इसके बारे में हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल whose ability to oppose इलेक्ट्रिक करंट। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रो, है ना। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी, समझ रहे हो?
हाँ बिल्कुल, रेसिस्टिविटी या एक और नाम होता है इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, आपको पेपर में बहुत जगह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है रो, उसकी लेंथ है एल और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितने लोग समझ पाते हैं, जल्दी बताओ मुझे। क्रॉस सेक्शन एरिया को कितने लोगों को पता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल बाय ए, और उसकी यूनिट होती है ओम, मेजर्ड इन ओम। ठीक है, मेजर्ड इन ओम। तो रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या करते हैं, अपोज करते हैं किसका, करंट का। कट सेक्शन एरिया, बहुत बढ़िया, कट सेक्शन एरिया, क्या ही बात है। बताता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया कि ये क्रॉस सेक्शन होता क्या है सर। मान के चलो, मान के चलो ये है आपका एक मटेरियल, ये मटेरियल दिख रहा है, हाँ, तो इस मटेरियल को, इसका प्रॉपर्टी क्या है रो, इसकी लेंथ है एल, और इसका ये सर्कुलर पार्ट, ये इसका सर्कुलर पार्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब दिख रहा है ये मटेरियल, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कितना है ना, गोल है, ये इसका एरिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है ना। अगर इसमें देखें तो ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। क्या करते हैं, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है इलेक्ट्रिक करंट को, अपोज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये बताओ इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा, सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेसिप्रोकल क्या होगा, सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इसका उल्टा बात करूं या इसका उल्टा बात करूं, तो इसके उल्टे को बोला जाता है रो, क्या सॉरी बोलते हैं सिग्मा, और इसके उल्टे को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सिग्मा क्या करता है, सपोर्ट करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो जी और सिग्मा को क्या बोला जाता है, सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी विच सपोर्ट द कंडक्शन, और जी होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो या सीमेंस, मो या सीमेंस। ठीक है, मो या सीमेंस। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अगर मैं रो की यूनिट बात करूं तो रो होता है आर ए बाय एल, तो यहां से रो निकलता है ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो यहां पे ये बनता है 1 अपॉन ओम सेंटीमीटर, और इसको आप उल्टा लिखते हो मो पर सेंटीमीटर, मो या सीमेंस। मो उल्टा ओम मतलब मो। ठीक है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ओम मीटर भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर मीटर एक ही बात है। ठीक है ना, केवल लेंथ का अंतर होता है मीटर और सेंटीमीटर में, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ रेसिस्टेंस, दिस इज नोन एज अ रेसिस्टेंस, दिस इज नोन एज अ रेसिस्टेंस। कितने लोगों को क्लियर है बात, ये होता है रेसिस्टेंस। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, ये बताओ अगर कोई मटेरियल है जिसका रो जीरो है, रेसिस्टिविटी, तो क्या ये मटेरियल करंट का अपोज कर पाएगा, क्या ये मटेरियल करंट का अपोज कर पाएगा, जल्दी बोलो। हम्म? अगर किसी में कोई मटेरियल है जिसका रो जीरो है, जल्दी बोलो, कोई मटेरियल है जिसका रो जीरो है, तो क्या ये मटेरियल करंट का अपोज कर पाएगा, क्या इस मटेरियल का रेसिस्टेंस भी जीरो आएगा, क्या ये मटेरियल करंट का अपोज कर पाएगा? हाँ ना बोलो, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग बोला करो यार, सब लोग नहीं बोलते मैं कट्टी हो जाऊंगा, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं करेगा, है ना। ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है सुपर कंडक्टर। व्हेन रेसिस्टिविटी इज जीरो, रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल की जीरो होती है, मटेरियल एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर, एक्ट एज, इनको बोलते हैं सुपरमैन, सॉरी सुपर कंडक्टर, इनको क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टर। क्या सर मेरे को कोई एग्जांपल बताओगे, यहाँ पे कह सकते हो हाँ एग्जांपल बताओ, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे को पता है एग्जांपल क्या है, मैं कर रहा हूँ, याद रखें आप। तो एट 4.15 केल्विन मर्करी एक्ट एज
सुपर कंडक्टर। बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे 7.15 केल्विन पे आप लिस्ट निकाल सकते हो गूगल पे जाके, लेड एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर। मैं ऐसे मजाक करता हूँ, परेशान तो नहीं होते ना, गुस्सा तो नहीं हो जाते कि सर आप ऐसे कैसे मजाक कर सकते हो? हाँ ठीक है। तो लेड मरकरी इन टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आपको लिस्ट चाहिए तो पूरी एक लिस्ट है, आप आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो गूगल पे, है ना। चलो, अब मेरे दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आया, कहानी तो याद है ना कॉलेज की, सर ने फोर्स लगाया था और आप अच्छे भले क्लासरूम जा रहे थे, ऐसे करके करंट फ्लो हो रही थी, कहानी याद है सबको, है ना। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं कंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ाएं कंडक्टर में, है ना, या फिर ये कहूं कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओ, या फिर ऐसे कहूं कि कंडक्टर में आग लगा दूं, तो बताओ करंट क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? इज रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा? कॉमन सेंस से बताओ, बढ़िया लगेगा, कम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, या नो कॉमन सेंस? नो कॉमन सेंस, बताओ जल्दी चलो। टेम्परेचर बढ़ाने से, अभी समझाऊंगा, समझना। मेल्ट की कंडीशन में भी आ सकता है क्या? अरे भाई मेल्ट की कंडीशन, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इतनी डराया मत करो मुझे ऐसी अजीब अजीब सी बातें करके। मेल्टिंग तक क्यों जाना है, मैं नहीं जा रहा मेल्टिंग तक, हैं? चलो अब बताओ, कॉमन सेंस समझो। ये बताओ, अच्छा वाला आपको याद हो तो आपके एक सर थे जिन्होंने आपको कहा था, जिन्होंने आपसे कहा था कि सीधे क्लासरूम में पहुंचो सारे लोग। तो सारे लोग कहाँ चलने लगे, क्लासरूम की साइड चलने लगे, जो गार्डन में बैठे थे, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, जो पेड़ के पीछे बैठे थे, सारे लोग क्लासरूम में चलने लगे। क्यों? क्योंकि सर ने एक फोर्स लगा रखा था, तो सारे के सारे लोग एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे, है ना, सारे के सारे लोग एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। अब मान के चलो ऐसे में डायरेक्टर साहब आए आपके पास, कॉलेज के डायरेक्टर, आपसे कहते हैं चल भाई चलेगा क्या घूमने, है ना, बाहर चाय पी के आते हैं, है ना, लेट्स हैव टी एंड स्नैक, ठीक है, लेट्स हैव टी एंड स्नैक, ठीक है। उसने कहा डायरेक्टर ने, अब ये बताओ ये फोर्स कोई काम का है? अब ये बताओ ये टीचर का फोर्स कोई काम करेगा? अगर डायरेक्टर साहब ने आपसे कहा कि चल यार चाय पी के आते हैं, एक नया फोर्स आया आपके पास, एक नई एनर्जी आई डायरेक्टर के नाम की, डायरेक्टर नाम की एक नई एनर्जी आई जिसने कहा कि चल चाय पी के आते हैं, बाहर में आने क्लास बंक मार, मैं बैठा हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, इस टीचर को तो निकाल दूंगा मैं नौकरी से, है ऐसे कहा आपसे, तो क्या आप डायरेक्टर की सुनोगे कि इसकी सुनोगे, इनकी सर की सुनोगे? हम्म, जल्दी बोलो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप डायरेक्टर के साथ चले जाओगे चाय पीने, और जब चाय पीने चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया चाय पीने, तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो करंट कम हो गई, और करंट कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, ओवरऑल करंट कम हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एक बच्चा चला गया चाय पीने, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ कम हो गई, टोटल चार्ज कम हो गया, करंट कम हो गया। चलो नहीं सर ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं सर, कंसेप्ट सिखाओ, ओके ओके कंसेप्ट सीखते हैं। मान के चलो आपने यहाँ लगा दी आग, तो आग से मिली एक एनर्जी जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, आग से आपको क्या मिली, एक थर्मल एनर्जी मिली, है ना, थर्मल एनर्जी। इस थर्मल एनर्जी से आपको पता होगा कि जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो जिसको भी मिलती है वो जिगजैग मोशन करने लगता है ना, तो यहाँ के मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे जिगजैग मोशन स्टार्ट कर दी, जिगजैग मोशन स्टार्ट, तो जब जिगजैग मोशन स्टार्ट की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कम पहुंचे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस। पीटीसी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसको बोला जाता है टी बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस। एक होता है एनटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, तो उसको बोलते हैं एनटीसी। तो यहाँ पे जो नेचर शो करेगा वो होगा पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है सब लोग? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना। चलो तो सर क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन होता है द फ्रैक्शनल चेंज। मान के चलो एक मटेरियल था जिसका T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था वो था R1, और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था R2, ठीक है, तो ये कहता है कि फ्रैक्शनल चेंज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू होगा अल्फा डेल्टा टी। अब मैं एक एक करके आपको बताता चल रहा हूँ, है ना। अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, R2 है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, 1 है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या क्लास हैंग हुई क्या मेरी, क्लास हैंग हुई थी क्या मेरी? हेलो हेलो हेलो, जल्दी बताओ क्या हो गया, ये क्लास हैंग हुई थी क्या? ओके, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो R2 इसका एक फॉर्मूला निकलेगा, R2 चला गया इधर तो R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी, R1 चला गया इधर
तो R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। R1 कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आप निकाल सकते हो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। जिसमें अल्फा अल्फा होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट, और टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसकी यूनिट होती है या तो 1 अपॉन केल्विन या 1 अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी यूनिट में दिया जाएगा। और इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। अल्फा वेरी होता है विद टेम्परेचर, पर इसको हम जनरली कांस्टेंट ही मानते हैं जब हम रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। पर ये याद रखना, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है तो सीधे याद रहना चाहिए, सीधे पूछ लेना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। नेगेटिव दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, दो तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है पीटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, एक होता है एनटीसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। पीटीसी होता है जब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी वैल्यू बढ़े तो उसको बोलते हैं पीटीसी, जब टेम्परेचर बढ़ाने से कोई वैल्यू कम हो तो इसको बोलते हैं एनटीसी, ठीक है। तो ये एक नेचर है, इट इज नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर होते हैं, मटेरियल जो अपना मटेरियल है, कंडक्टर हमेशा पीटीसी शो करता है, कंडक्टर हमेशा पीटीसी शो करता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर हमेशा एनटीसी शो करता है, पीटीसी भी करता है, जगह जगह का अंतर है। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द मटेरियल हैव रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0.008, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ जल्दी, बताओ। पहले वाले का आंसर कितना था हमारा, ए। तो कितने लोगों ने कॉमन सेंस सही लगाया था, 70% लोगों ने कॉमन सेंस सही लगाया था। और अब देखते हैं कितने लोग कॉमन सेंस सही लगाएंगे। हाँ, इंसुलेटर भाई, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उसका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, वो वैसे भी करंट फ्लो नहीं करा रहा है। कैसे क्वेश्चन पूछते हो सही में। सॉल्व करो जल्दी इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी। जल्दी, बहुत बढ़िया। भाई का नाम क्या था, मैं तो भाई का नाम भूल गया, अब है। हाँ, तो अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये बोल रहा है एक R1 रेजिस्टेंस है कितने का, 10 ओम का, जब टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। R2 निकालना है किस टेम्परेचर पे, 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्फा है 0.008, ठीक है। तो T2 माइनस T1, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री मतलब R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R1 कितना है 10 ओम, 1 प्लस अल्फा कितना है 0.008, डेल्टा टी कितना है सर 100। तो यहाँ से 10, 1 प्लस 0.8 मतलब 10 इंटू 1.8 मतलब 18 ओम, 18 ओम, 18 ओम मतलब बोले तो बी द करेक्ट आंसर। कोई बड़ी चीज नहीं है, 100% लो, क्या ही बात, क्या ही बात, शानदार शानदार, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ L हैज रेसिस्टेंस R of length L if length of material
material will be double length of material will be double, then the resistance will be double, half, not changed, the 4 times। बताओ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है ना, इसको थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। एक मटेरियल था जिसका मटेरियल रो है ना, लेंथ एल है, ठीक है, तो इसका जो रेसिस्टेंस था वो आर था, रो एल बाय ए। अगर आप इस मटेरियल की लेंथ को डबल कर दो, 2l, तो जो न्यू रेसिस्टेंस बनेगा वो बनेगा रो 2l बाय ए, तो 2 इंटू रो एल बाय ए, दैट इज 2 इंटू आर। तो जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा, है ना, न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन इसका दूसरे तरीके से, सेम क्वेश्चन इसका दूसरे तरीके से, ठीक है। if the if the material is stretched to make length double, then new resistance will be। अब हमने क्या किया, अब हमने, है ना, मटेरियल को, पहले वाले का ए करेक्ट है, डबल हो जाएगा, 60% लोगों ने सही आंसर दिया, है ना। अब हमने मटेरियल को क्या कर दिया, खींच के डबल किया है, खींच के डबल किया है, ठीक है, खींच के डबल किया है। अब इसको समझना, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो, ये एक मटेरियल था, ये एक मटेरियल है, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम मतलब टोटल मटेरियल, वॉल्यूम होगा ए इंटू एल, वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने इस मटेरियल का रेसिस्टेंस निकाला, रेसिस्टेंस कितना आएगा, रो एल बाय ए, ठीक है। चलो, अब आपने इस मटेरियल को खींचा, जब आप खींचोगे तो उसका एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ेगी। ये बात समझ में आ रही है, लेंथ हो गई 2l, ये बात समझ में आ रही है, एरिया कम हो गया, एरिया हो गया a2, ये था a1, ये था a2, एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई। जब आप किसी मटेरियल को, वायर को पतला पतला करते हो तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा। क्या मटेरियल कम होगा, नहीं सर, मटेरियल कम नहीं होगा, तो वॉल्यूम इसका भी कितना होगा, वॉल्यूम इसका होगा 2l इंटू a2, और वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। इसका मतलब a1l इक्वल टू 2l a2, तो ये से ये कट गया, तो a1 इक्वल टू हो गया 2a2, मतलब एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। जब लेंथ डबल हुई तो एरिया क्या हो गया आपका, हाफ हो गया। ये बात समझ में आ रही है, जब लेंथ डबल हुई तो एरिया आपका हाफ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो न्यू जो R2 बनेगा वो कितना बनेगा, रो 2l बाय a2। जब a2 देखोगे तो a2 कितना है, हाफ हो गया था, तो रो 2 बाहर आ गया, तो रो l, और a2 क्या लिखोगे, a1 बाय 2, मतलब ये हो गया 4 रो l बाय a1। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा 4 टाइम्स, इसका मतलब डी आंसर करेक्ट होगा। तो रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। जिस रेशियो से लेंथ बढ़ेगी उसी रेशियो से एरिया कम होगा, उसी रेशियो से एरिया कम होगा, जिस रेशियो से लेंथ बढ़ेगी उसी रेशियो से एरिया कम होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यहां पे आप नोट लिख सकते हो, इफ लेंथ इज स्ट्रेच्ड x टाइम्स, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज्ड x टाइम्स, एंड न्यू रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू, न्यू रेसिस्टेंस हमेशा होगा x स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। जिस रेशियो से आप लेंथ बढ़ाओगे, उसके लेंथ स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसी हिसाब से आपका रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्लियर है, हाँ ना बोलो सब लोग, कितना हो गया, हाँ ना बोलो सब लोग, क्लियर है सबको। हम्म, हम्म। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और करके बताओ, है ना। अ मटेरियल हैव ऑफ L लेंथ एंड A क्रॉस सेक्शन एरिया हैज x स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, if the length
material is stretched to make length 4 times, then mu specific resistance will be 16 times, 4 times, not change, नहीं पता। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का। और इसी तरह की से हम लोग आगे की पढ़ाई भी करते रहेंगे, यहाँ पे आप लोगों की गलतियां ऐसे ही हम पकड़ते रहें, है ना, ऐसे ही हम पकड़ते रहेंगे। ठीक है, आज आपने जो गलतियां की हैं उन पर थोड़ा सा मंथन करें, सोचें और उसके बाद आगे बढ़ें। क्लियर बात? मेरा तो पोल ही नहीं आता, अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी बात। क्या लगता है? और लोग सब लोग बताओ यार, सब लोग बताओ, ऐसे कैसे देश चलेगा? आंसर तो बताओ। आंसर इज सी करेक्ट, आंसर इज सी करेक्ट। जो दिया है केवल बहुत ही ना के बराबर बच्चों ने, ठीक है, ना के बराबर बच्चों ने, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बेटा मैं रेजिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ रो। मैंने पूछा था रो क्या होगा, रो, रो मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती लेंथ बढ़ाने से, लेंथ कम ज्यादा करने से चेंज नहीं होती। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ कि नहीं आई अभी भी? तो कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था, अच्छा था क्वेश्चन। मटेरियल प्रॉपर्टी है बेटा, मटेरियल प्रॉपर्टी, और मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। आंसर सी करेक्ट है इसका, सी करेक्ट। गलती मिल गई, मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे करते हैं हम लोग आज का सेशन खत्म, है ना।